हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 30 के साथ सेट नंबर 30 में जो जीके के क्वेश्चन आर्ट्स और करंट इवेंट से रिलेटेड हो गए उनको अभी मैं डिस्कस करूंगा। सेट नंबर 30 में जो जीके के क्वेश्चन जिनको डिस्कस करना है वो 66 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 सेट नंबर 30 का जीके का क्वेश्चन नंबर 58 से शुरू होगा। सॉरी, सेट नंबर 30 में जो जीके का पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 58 से शुरू हो रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 58 से, और क्वेश्चन नंबर 58 में जो है निम्नांकित में किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर पहले हम लोग डिसाइड करते हैं। आंसर होता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी पश्चिम भारत के पारसी परिवार से संबंधित थे, पारसी परिवार से थे पश्चिम भारत के। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और पहली बार वो कांग्रेस की स्थापना 1885 में और दूसरे साल ही इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने 1886 में, फिर वो अध्यक्ष बने 1893 में और फिर बने 1906 में। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो कांग्रेस के फाउंडर लीडर्स में से एक, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष हुए। एक हुए 1886 में, फिर वो हुए 1893 में, और फिर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1906 में। ये आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार। 1886 में ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में, ये भी याद रखिएगा। 1906 में भी कलकत्ता में, और 1893 में जो हुआ था वो लाहौर में। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी की ही एक पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की ही एक पुस्तक है जिसके द्वारा वो पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने ये दर्शाया कि भारत के इकोनॉमी का दोहन हो रहा है ब्रिटेन के द्वारा। यानी यहाँ से ब्रिटिश सरकार जो भी मुनाफा कमा रही है उसका यूज वो ब्रिटेन के विकास में कर रही है, उसका फायदा भारत को नहीं हो रहा है। तो ड्रेन वेल्थ ऑफ इकोनॉमी दिखाने का सबसे पहले काम किसने किया? सबसे पहला ये दिखाने के लिए कि भारत के अर्थव्यवस्था का, भारत के अर्थ का दोहन ब्रिटेन के द्वारा किया गया। ये किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी की वो पुस्तक है इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। नेक्स्ट चीज, दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक चीज और मैं बताऊं कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय हुए जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए और पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए। और 1892 से 1895 तक वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। 1892 से 1895 तक वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य। पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हुए वो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी कब से कब वो मैं दिया। फिर ये बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 बार उन्होंने अध्यक्षता की, किस किस वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है, जिसमें है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो गांधी जी भगवत गीता को गांधी जी ने माता कहा है। भगवत गीता क्या है? तो भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में जो उपदेश है वो भगवत गीता है, भगवत पुराण भी है। और भगवत गीता कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, और गीता को, भगवत गीता को गांधी जी ने
अपनी माँ कहा। और कुरान आप समझ रहे हैं, रामायण भी समझ रहे हैं। ये है जो द न्यू टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट, ये जो पुस्तक है, द न्यू टेस्टामेंट जो पुस्तक है, यह यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है, यहूदियों की पुस्तक है, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है, यहूदी समुदाय की ये पुस्तक है, द न्यू टेस्टामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग के सामने है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए आंसर होगा 1772। मैं यहां पर आपको एक चीज बताऊं कि 1765 इलाहाबाद की संधि से लेके 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था, यानी इस काल तक बंगाल में दो का शासन था, यानी बंगाल में शासन दो के हाथ में, एक ब्रिटिश कंपनी के हाथ में भी, और शासन का कुछ बात जो था वो नवाब के हाथ में, बंगाल के नवाब के हाथ में। अब ज्यादा मैं डिटेल नहीं, लेकिन यहां पर जानो कि जो दीवानी अधिकार, यानी जो दीवानी अधिकार, टैक्स लेने का अधिकार जो था वो ब्रिटिश कंपनी को हो गया। दीवानी अधिकार ये उनको कब से मिला? तो 1765 आप जानते हो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि से ही तत्कालीन मुगल बादशाह के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार दिया गया। यानी मुगल बादशाह की ओर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में टैक्स वसूल सकती है, यह अधिकार मिल गया कंपनी को, और जनता के लिए जो कुछ भी करना है वो दायित्व रह गया नवाब पर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से दीवानी अधिकार प्राप्त कर ली, बंगाल में टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त कर ली, और 1765 से 1772 तक इस अवधि को बंगाल में द्वैध शासन की अवधि कहते हैं। 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब के अधिकार को भी, नवाब के पद को भी समाप्त करती है और पूरा अधिकार बंगाल का अपने ले लेती है, और इस तरह से बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की अवधि समाप्त होती है। यहां पर हमारा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ? 1772 ईस्वी में। और उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 के एक्ट से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, और बंगाल का अंतिम गवर्नर वो कहा जाएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल पद कहा गया, फिर बाद में वायसराय का पद। तो यहां पर क्वेश्चन सीधे यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ? 1772 में। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, बंगाल में द्वैध शासन काल कब समाप्त हुआ? तब भी आंसर होगा 1772। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निम्नांकित में किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? तो नील दर्पण के राइटर कौन? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा बंगाल क्षेत्र में नील किसानों की दुर्दशा को दर्शाने के उद्देश्य से एक उनकी रचना नील दर्पण, और नील दर्पण ये रचना जो है वो किसकी है? दीनबंधु मित्र की, और नीलहे किसानों की दुर्दशा, और ये 1860 के दशक की ये पुस्तक है, 1860 के दशक की पुस्तक है, 1700 नहीं, 1860 के दशक, 1860 के दशक की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? फिर वही बात है, बंगाल का नील विद्रोह, बंगाल के नील विद्रोह को, बंगाल के नीलहे किसानों के विद्रोह को, कंपनी के खिलाफ बंगाल के नीलहे किसानों के विद्रोह को भारत का प्रथम कृषक विद्रोह कहा जा सकता है।
यानी भारत अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय कृषकों द्वारा पहला विद्रोह कौन, इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो बंगाल का नील विद्रोह। और इसी नील विद्रोह का चित्रण नील दर्पण पुस्तक में है, जिसके राइटर दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 63 नंबर क्वेश्चन है, इक्वेटर विषुवत रेखा है, क्या है भाई? तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा, नहीं। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, शनि ग्रह की एक मेखला, पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष, तो ये आपका बी हो गया। इक्वेटर क्या है? तो इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर कहते हैं। और ये क्या हुआ? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच, ये नॉर्थ पोल हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, और उसके बीच, यहां से जोड़ना नहीं है, उसके बीच पृथ्वी के परितः, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा, ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर को आप 0 डिग्री अक्षांश, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा एक दिन और मैं बताया था, या इसको बोलोगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी 0 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है? तो मानचित्र पर बराबर वर्षा वाले स्थानों को दर्शाने वाली या जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं, आइसोहाइट कहते हैं। आइसोबार समान दबाव वाले क्षेत्र को दर्शाने वाला आइसोबार होता है, और समान लवणता यानी कहां पर? सागर में समान लवणता वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहेलाइंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समान वर्षा, तो समान वर्षा को दर्शाने वाला आइसोहाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 65, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा हो तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगा, ये हम लोग को देखना है। थोड़ा समझे, यहाँ पर आप ग्लोब पर भारत की स्थिति जो देख रहे हो वो कहाँ से है? लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ तक, और यहीं से आपका बीच में 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा हो, कर्क रेखा के स्थान पर, यानी ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर हमारा विषुवत रेखा हो, कर्क रेखा के जगह पर विषुवत रेखा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि भारत के बीच से, भारत के लगभग मध्य से यदि विषुवत रेखा गुजरे, क्योंकि हमारे मध्य से, लगभग मध्य से क्या गुजरता है? कर्क रेखा। और यहां कह रहा है कि भारत के मध्य से अगर विषुवत रेखा गुजरे तो यहां की जलवायु का क्या स्थिति रहता है? तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि किसी भी जगह से अगर विषुवत रेखा पार करती है, 0 डिग्री अक्षांश पार करती है, तो वहां पर क्या होता है? अधिक ताप होता है और वहां अधिक वर्षा। प्राकृतिक प्रदेशों में एक विषुवतीय प्राकृतिक प्रदेश है, विषुवतीय प्राकृतिक प्रदेश जो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, और ये इक्वेटोरियल नेचुरल रीजन। इसमें सबसे क्या होता है? ज़्यादा तापमान भी रहता है, ज़्यादा वर्षा भी। अगर इसी तरह से हमारे देश के बीच से अगर इक्वेटर जाता तो यहाँ स्थिति क्या होती? अगर हमारा देश वहाँ रहता कि बीच से इक्वेटर की स्थिति रहती, तो यहाँ पर क्या होता? तापमान, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, यहाँ तापमान ज़्यादा होता, वर्षा भी ज़्यादा। तो ये अगर ऐसा है तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, अधिक ताप अधिक वर्षा। इक्वेटर के आसपास क्या होता है? अधिक तापमान और अधिक वर्षा, सालों भर वर्षा। और यहाँ पर जंगल कैसा होता है? यहाँ की वनस्पति कैसी होती है? तो यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं, सदाबहार वन, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी वो हमेशा एक बार उनके पत्ते नहीं झड़ते हैं। यहाँ के वन की और विशेषता क्या है? कड़ी लकड़ी यानी हार्डवुड होता है, उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। तो अगर भारत से भी विषुवत रेखा भारत के बीच से अगर गुजरे, जैसे कर्क रेखा हमारे बीच से गुजरता है, हम बोल रहे हैं अगर विषुवत रेखा हमारे बीच से गुजरा होता तो हमारे
जलवायु कंडीशन कुछ और होता, जो इक्वेटोरियल रीजन का कंडीशन है वो कंडीशन मेरे पास होता। तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, अधिक तापमान, सालों अधिक ताप, सालों अधिक वर्षा, और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी अधिक। ये सारी बातें हमारे यहाँ भी होती अगर विषुवत रेखा हमारे बीच से गुजरी होती। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग का है मंगोल प्रजाति। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि कहाँ है? तो मंगोल प्रजाति सेंट्रल एशिया से भी और चाइना। तो मंगोल प्रजाति का मूल स्थान क्या है? चीन। मंगोल के मूल स्थान चीन है, और मंगोलों का आक्रमण भारत पर हमेशा रहा, जो सेंट्रल एशिया से रहा, लेकिन मंगोल रेस वाले का मूल स्थान चाइना क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, निम्नांकित किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है? तो यह है कि भारत के किस राज्य में रेल का विस्तार सबसे अधिक है, रेल लाइंस ज़्यादा है, ज़्यादा उसका रेल ग्रिड्स है, ज़्यादा तरह से रेल की लाइनें गुजरी हुई हैं? तो ऐसा उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है। जबकि सड़क की बात आती है तो महाराष्ट्र हो जाता है। नेक्स्ट, कोझीकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में है? कोझीकोड बंदरगाह किस प्रदेश में है? यानी तो ये पड़ेगा केरल में। कोझीकोड केरल में है, फिर कोचीन भी केरल में है, कोझीकोड और कोचीन, यानी ये मालाबार तट पे है। मालाबार तट, केरल के उस तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। ये भी याद रखिएगा, पश्चिमी तट मालाबार तट। तो कोझीकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर पूछेगा किस तट पर, तो आप बोलोगे मालाबार तट पर। पूछेगा किस तट पर, कोझीकोड बंदरगाह किस तट पर, तो बोलोगे मालाबार तट पर। मालाबार तट यानी दक्षिण पश्चिमी तट, या पश्चिमी तट का पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर एक मेरा सजेशन कि जितने बंदरगाह हैं वो कहाँ स्थित है, किस तट पर है, किस राज्य में है, ये सब आप याद रखोगे। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का पावर भारत में किसे है? यानी जुडिशियल रिव्यू, पहले आंसर हम लोग कर लें, ये सर्वोच्च न्यायालय को है। ये सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दो तरह से इसका जुडिशियल रिव्यू का बात कि ये अपने पिछले फैसले से सर्वोच्च न्यायालय बंधा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंडेड विद इट्स प्रीवियस जजमेंट। वो पहले वाले जजमेंट से वो बंधा हुआ नहीं है, उस जजमेंट को बदल सकता है। ये भी हुआ जुडिशियल रिव्यू, या अपने जजमेंट का फिर से रिव्यू कर सकता है, फिर से अवलोकन कर सकता है। दूसरी बात, अगर संसद के द्वारा कोई नियम बनाया गया है, वो नियम संविधान सम्मत है कि नहीं, इस बात का भी रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग के सामने है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन प्रस्ताव नहीं हो सकता। संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन नहीं होता है। विनियोग विधेयक होता है एडिशनल पैसा के लिए। विनियोग विधेयक में विनियोजन के अंतर्गत होने के लिए भारत की संचित निधि में से धन निकाला नहीं जा सकता। अंतर्गत होने विनियोग विधेयक, अन्य विधेयकों के समान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना है। ये क्वेश्चन, ये तो स्टेटमेंट एकदम गलत है। अन्य विधेयकों के समान, यानी ऐसा, इससे ये पता चल रहा है कि अन्य विधेयक जो होते हैं सिर्फ लोकसभा में ही, अन्य विधेयकों को, सामान्य विधेयकों को सिर्फ लोकसभा में ही पारित होना होता है, ऐसा नहीं है। इस कथन से ये पता चल रहा है कि जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनको सिर्फ लोकसभा में ही पास होना होता है, ऐसा सही नहीं है। दूसरी बात,
वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है। वित्त विधेयक जो होता है वो पूरी तरह से मनी बिल नहीं है और ये सिर्फ लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, ये भी गलत है। तो इसमें हम लोग को चुनना था कौन सही नहीं है, तो सही नहीं है सी। अब देखो मनी बिल, धन विधेयक, मनी बिल। मनी बिल जो है इसकी परिभाषा जो है वो 110 में है और मनी बिल की प्रक्रिया जो है वो 109 में है। चलिए अब है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। तो ये वित्त विधेयक जो है उससे संबंधित आर्टिकल है 117, वित्त विधेयक 117। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण करना, समाज के अल्पसंख्यक वर्गों का कल्याण करना, समाज में उत्पादन के समस्त साधन को राज्य के नियंत्रण में लाना, समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। देखो स्टूडेंट, ये जो लोक कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य दिखा रहा है, लगभग ये सब आपको लगेगा कि ये लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य में से है, लेकिन आप जान लो इसमें से तो चार ही आपको चार में से एक ही चुनना है, उपर्युक्त कुछ है नहीं। देखिए लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है राज्य में जो भी रह रहे हैं सबके लिए, सबके जीवन स्तर में सुधार, सबके जीवन स्तर में सुधार, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। तो ये किसी खास वर्ग, किसी खास समुदाय, गरीब अमीर ऐसा कुछ नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड सबका बढ़ाना, जो जहां से है वहां से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, इस हिसाब से समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अब लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट भारत लोक कल्याणकारी भारत लोक कल्याणकारी राज्य हो, हमारी व्यवस्था लोक कल्याणकारी हो, पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डेंस हो, इस बात के लिए हमारा जो भारतीय संविधान का भाग 4 है और भाग 4 का से संबंधित अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 है और इसमें है क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा लोगों की बेहतरी की अपेक्षा की गई है संविधान द्वारा, किससे, सरकार से, राज्य से, सरकार से, गवर्नमेंट से। संविधान ये एक्सपेक्ट करता है कि लोगों की बेहतरी के लिए आप ये काम करो, ऐसा एक्सपेक्टेशन अपेक्षा करता है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय संविधान का कौन भाग शासन के लोक कल्याणकारी स्वरूप की अपेक्षा करता है या लोक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए कोशिश दर्शाता है, तो ये कौन सा भाग होगा, भाग 4। और भाग 4 का आर्टिकल रेंज है 36 से 51 और उसका टाइटल क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। या फिर क्वेश्चन आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या उद्देश्य है, तो लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। तो किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, मैं बहुत बार बोला हूं कि इसका एक एक याद करना होगा। यहां क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। आप जानते हो भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार उसके द्वारा दिए गए हैं, और उसमें एक मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेदीय विस्तार है 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेदीय विस्तार है, आर्टिकल रेंज है 25 से 28, मैं बहुत बार उसकी चर्चा कर चुका हूं। और आर्टिकल 25 ये बताता है, आर्टिकल 25 हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का त्याग कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 से। और धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल रेंज हो गया 25 से 28। तो यहां है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
इसका आर्टिकल क्या हुआ बाबू? 25 से 28। 25 से 28 का मतलब 25, 26, 27 और 28, ये जो आर्टिकल है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित है। 25 से है कोई भी धर्म मानिए त्यागिए, ये आपका है। 26 है अपने धर्म से संबंधित आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई संस्था संगठन बना सकते हैं, धार्मिक मैनेजमेंट की छूट है। और 27 है कि धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स या डोनेशन इम्पोज नहीं हो सकता है, लागू नहीं हो सकता है। धर्म के नाम पर किसी को कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और 28 है, 28 जो है कि गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी धर्म विशेष की शिक्षा या उसका प्रैक्टिस नहीं कराया जाएगा, ना ही वैसे प्रैक्टिस में किसी को शामिल होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये 28, तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। और आर्टिकल 25 जो है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने या त्यागने या उसका अनुकरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और हमारा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग के सामने है, जो साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 89 नंबर पे फिर क्वेश्चन हम लोग हैं, 89 नंबर पे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन है। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, और जयदेव जो थे वो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। गीत गोविंद जो रचना है ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। कृष्ण राधा या से संबंधित है, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। इसके बाद ये ऑप्शन जो है उस पर मैं थोड़ी बात करूं। कल्हण की क्या है? राज तरंगिणी। कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी, और राज तरंगिणी जो है कश्मीर का इतिहास। राज तरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास। और एक चीज आप जान लो, कल्हण की राज तरंगिणी तो है ही, लेकिन और भी लोगों ने राज तरंगिणी नाम से लिखा, जैसे श्रीवर की राज तरंगिणी, कल्हण की राज तरंगिणी, जोना राजा की राज तरंगिणी, और वो सब का सब राज तरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास से है। फिर है कालिदास जान रहे हैं, गुप्त काल के। और कालिदास की अनेक रचनाएं हैं, मेघदूतम हो, रघुवंशम हो, कुमार संभवम हो या मालविका अग्निमित्रम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग के सामने है। निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, सबसे अधिक, ये कब के हिसाब से? 2011 के जनगणना सेंसस के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जिंको तेबई ये पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। माउंट एवरेस्ट की चोटी, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की शिखर, सबसे ऊंची शिखर, सिर्फ महान हिमालय और हिमालय की ही सबसे ऊंची शिखर नहीं, विश्व की सबसे ऊंची शिखर। और ये कहाँ पर? महान हिमालय के किस भाग में? तो नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, सागर माथा। ये याद रखोगे, आप जानते भी होगे। सागर माथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला जिंको तेबई बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची वो
बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची वो बछेंद्री पाल होती हैं। और संतोष यादव जो दो बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। और अरुणिमा सिन्हा जो है, अरुणिमा सिन्हा वो एक दिव्यांग महिला, पहली दिव्यांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 92 नंबर पे जो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय वस्त्र उद्योग में किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होता है? तो भारतीय वस्त्र उद्योग में प्रचुर मात्रा में कॉटन, सूती का इस्तेमाल होता है। भारतीय वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक मात्रा में किसका यूज होता है? कृत्रिम रेशा, ऊन, पटसन और सूती। तो भारतीय वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक यूज कॉटन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 93 नंबर, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत में सफेद बाघ के प्रजनन के लिए जो केंद्र स्थापित हुआ है वो उड़ीसा में। और भारत में ही सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या में अभी विश्व के जितने बाघ हैं, तो भारत का जो बाघ संरक्षण का जो मिशन चला है उसमें काफ़ी सफलता मिली है। और अभी विश्व के बाघों का लगभग 40% भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। गुजरात में गिर जो है वो लायन के लिए है, एशियाई लायन के लिए गुजरात का गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, 94 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कहाँ से कहाँ को जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जो है वो दिल्ली से लेकर पंजाब में अमृतसर तक जाता है, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। तो दिल्ली और अमृतसर, रास्ता अम्बाला और जालंधर, यही सही होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ए होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 दिल्ली एवं अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर हमारे सामने है, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित होने वाले जो है वो राउरकेला जो उड़ीसा में, राउरकेला स्टील प्लांट जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई है। जबकि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और भिलाई रूस के सहयोग से। ये सब भारत सरकार के, और इन सब का अभी कौन देखता है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इनका प्रबंधन देखा जाता है। और ये टिस्को जो है भारत में स्थापित होने वाली पहली इस्पात कारखाना टिस्को, जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहले टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था। और कहाँ पर? तो साक्ची नामक स्थान पर, जो आज जमशेदपुर के रूप में या टाटा नगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन से लॉ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबी बॉर्डर जो हमारा है बांग्लादेश के साथ। और ये क्रम भी आप याद रखोगे, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा हमारी मिलती है। उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ। सबसे अधिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के बाद का नंबर पर है आपका नेपाल, और नेपाल के बाद है म्यांमार, और म्यांमार के बाद आपका होगा भूटान, और सबसे कम सीमा हमारा मिलता है अफगानिस्तान के साथ। और आप जान लो कि ये अफगानिस्तान का सीमा बेसिकली POK से मिलता है, लेकिन वो तो भारत का क्षेत्र है, इसलिए सबसे कम सीमा किसके साथ मिलेगा? अफगानिस्तान के साथ। और सेकंड लास्ट जो है वो भूटान,
फिर म्यांमार, फिर नेपाल। ऊपर से आप पढ़ो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसको ये स्टूडेंट याद रखोगे और ये कितना कितना सीमा मिलता है वो भी लगभग याद रखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। समकालीन विश्व के लिए निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? गणतंत्र विश्व से विलुप्त, राजतंत्र विश्व से विलुप्त हो चुका है। तो विलुप्त नहीं हो चुका है, आज विश्व लोकतांत्रिक विश्व है, अधिकांश जगह पर लोकतंत्र है, लेकिन राजतंत्र पूरी तरह से विश्व से विलुप्त नहीं हुआ है, इसलिए ये कथन पूरी तरह से सही नहीं है। बी है, विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है, ये सही है। तीसरा जो है, विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के शासक निर्वाचित होते हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों के शासक जो हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के शासक जो है निर्वाचित ही होते हैं, ये पूरी तरह सही नहीं है। आप ब्रिटेन ही देख लो, ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है लेकिन उसका फर्स्ट सिटीजन जो है वो निर्वाचित नहीं होता है, वो वंश परंपरा से होता है, इसलिए ये पूरी तरह सही नहीं है। विश्व में कहीं भी सैनिक तानाशाही नहीं है, अभी भी विश्व में सैनिक तानाशाही है। जैसे आप उत्तरी कोरिया को ही ले लो, तो विश्व में अभी भी सैनिक तानाशाही यहाँ है नहीं है, तो ये गलत है, अभी है। तो सही यहाँ पर जो हो चुनना है तो वो हमारा ऑप्शन बी होगा। विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। संबंध अधिक लोकतांत्रिक, यानी ऐसा नहीं है कि आप बड़े राष्ट्र हैं, मजबूत राष्ट्र हैं तो सब आप ही की बात चलेगी या सब आपके शर्तों पे ही चलेगी, ऐसा नहीं है। तो अब जो है विश्व का जो परस्पर संबंध जो है वो बहुत हद तक लोकतांत्रिक होता जा रहा है, इसलिए इन 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 नंबर क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 97, 98 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि जीके का 97 क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनिंग मैथ कुछ का क्वेश्चन होगा। तो इस सेट में, यानी सेट नंबर 30 में जीके का अंतिम जो क्वेश्चन हुआ वो 97 नंबर पर है, और इस तरह से ये सेट 30 में जीके का जो क्वेश्चन था वो हम लोग कंप्लीट किए। और जहाँ तक है इस वॉल्यूम 3 के जितने सेट थे, वॉल्यूम 3 में एनटीपीसी के वॉल्यूम 3 में टोटल 30 सेट हैं, और 30वां सेट का जीके का क्वेश्चन मैं डिस्कस किया आपके साथ। तो ये सेट भी हमारा ख़त्म होता है, और इस सेट के जीके का डिस्कशन भी खत्म होता है, और इस वॉल्यूम 3 के जीके का डिस्कशन भी खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।